जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मानसी शर्मा, योर इंग्लिश एजुकेटर, और स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आज से यू गाइस हम लोगों को नया कोर्स शुरू हो रहा है इंग्लिश का, जिसको भी स्क्रैच से इंग्लिश पढ़नी है। ठीक है, हम लोग आज आज से ये कोर्स हमारा शुरू है। देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी कि शायद आज क्लास ना हो, कॉन्सेप्ट वाइज क्लास आज ना हो शायद, बट ठीक है, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आज वो क्लास में ले लूँ। बट आज से आप लोगों का पूरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। आपको द हिंदू वोकैबुलरी रोज मिलेगी, आपको रोज रेगुलर प्रैक्टिस सेशंस होंगी, आपको रोज आपकी ग्रामर की क्लासेस होंगी। प्लीज 4 महीने आपके सीरियस इंडिया वाले बच्चों को, और आई गेस एसएससी का एग्जाम तो आने वाला है। ठीक है, तो प्लीज यहाँ पे रेगुलर रहें, क्लासेस में रेगुलर रहें। दीज सेशंस विल एक्चुअली हेल्प यू गाइज अलॉट। ठीक है, एंड एक नया पैटर्न देखने को मिला है हम लोगों को सीडीएस और इंडिया एग्जाम में, क्या कि बोरोड वर्ड्स, फॉरेन वर्ड्स देखने को आए हैं। ठीक है, सो हम लोग ये चीज बाकी एग्जाम्स के लिए प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, प्रोबेबली आ जाए, बिकॉज दिस वाज समथिंग न्यू फॉर आपके सीरियस एग्जाम के लिए भी। ठीक है, सो ये सारी चीजें हम इसी वो कैब के अंदर ही कवर करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली सिर्फ एडिटोरियल एनालिसिस नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपको रोज एटलीस्ट 5 बोरोड वर्ड्स, फॉरेन लैंग्वेज वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे इसी क्लास के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट वील डू लाइक 3 से 5 हम लोग रोज ईडियम्स भी करेंगे इसी क्लास के अंदर ही। ठीक है, सो डोंट यू वरी। ये वाला जो आपका एडिटोरियल सेशन है बहुत ज्यादा ही आपको प्रोडक्टिव महसूस होगा कि यार अच्छा ठीक है, वी आर एक्चुअली डूइंग अ लॉट इन दिस पर्टिकुलर सेशन। ठीक है, ऑल्सो वन थिंग यू गाइज, ये वाली जो क्लास आज आप देख रहे हैं ये एक्चुअली लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डिंग है। मैं टेलीग्राम चैनल पर एक पोल डाल दूंगी आपको, द हिंदू वो क्या लाइव चाहिए या फिर आप लोगों को रिकॉर्डिंग चाहिए। अकॉर्डिंगली विल डिसाइड कि हम यार वो रिकॉर्डिंग करेंगे या फिर लाइव करेंगे। ठीक है, बट आज वाली क्लास लाइव नहीं है, इट्स अ रिकॉर्डिंग। ठीक है, बट ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। आज के कोट से डोंट काउंट द डेज, मेक द डेज काउंट। ये जितने भी बच्चे हैं दिन गिन रहे हैं बैठ के, हाय 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 इतने दिन रह गए एग्जाम को। You guys, why you counting the number of days? Make every day count. Basically, हर रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करोगे, at the end of the day you will have that sense of achievement, that sense of success कि अच्छा ठीक है मैंने एटलीस्ट आज का दिन वेस्ट नहीं किया, आई डिड समथिंग। ठीक है, सो दिन मत गिनिए, हर दिन जो है थोड़ी थोड़ी मेहनत करेंगे तो हमें एटलीस्ट लगेगा कि अच्छा ठीक है, नाउ आई एम गेटिंग बैक ऑन ट्रैक, मैं थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ जिंदगी में। ठीक है, दिस इज द ओनली टाइम टू हसल। अब हसल नहीं करोगे तो कब करोगे। ठीक है, सो चलिए ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। आ जाते हैं हमारी द हिंदू की वो कैब के ऊपर। ठीक है, वो कैब के बाद वील रीड सर्टन आर्टिकल्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग आर्टिकल रीड करेंगे कि यार एडिटोरियल एक रीड करेंगे। ठीक है, चलिए आइए, फर्स्ट वर्ड क्या है, प्रीमेसी। ठीक है, फर्स्ट वर्ड क्या है, प्रीमेसी, विच इज अ नाउन। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देखते हुए चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट वर्ड इज प्रीमेसी विच इज अ नाउन। इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली कोई चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देना, उसको बोला जाता है प्रीमेसी। ठीक है, द गवर्नमेंट इंसिस्ट ऑन द प्रीमेसी ऑफ सिटीजन्स राइट्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है सिटीजन्स के राइट्स के ऊपर बहुत ज्यादा जोर डालती है, बहुत ज्यादा उसको प्रायोरिटाइज करती है, इंपॉर्टेंस में रखती है। ठीक है, उसको मद्देनजर रखती है क्या, सिटीजन के राइट्स को, सिटीजन्स के राइट्स को जो है सरकार मद्देनजर रख रही है। ऑल्सो यहाँ पे थोड़ी सी ग्रामर देखें। ग्रामर देखें यार, जब भी हमारा कोई नाउन बीट सिंगुलर या बीट प्लूरल आपके एस पर एंड होता है, तो अगर आपको उसको पोजेसिव केस देना है, यानी कि आपको अपोस्ट्रोफी का केस देना है, अब सिर्फ अपोस्ट्रोफी कॉमा लगाते हो, आप उसके साथ कोई भी एस एक्स्ट्रा नहीं लगाओगे। ठीक है, जब भी कोई नाउन एस पर एंड हो रहा है, बीट सिंगुलर बीट प्लूरल, अगर आपको उसको पोजेशन का केस देना है तो आप सिर्फ अपोस्ट्रोफी कॉमा लगा के छोड़ दोगे, इसके साथ एक्स्ट्रा एस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेट्स लुक एट द सिनोनिम्स। प्रीमेसी के सिनोनिम्स क्या है, मैंने आपको क्या चीज बोली, प्रीमेसी क्या है, इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए, प्रायोरिटी, प्रेफरेंस, सुप्रीमेसी। ठीक है, आपने किसी चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। उल्टा क्या हो गया, अरे भाड़ में जाए, हमें नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, तो बेसिकली इंटोनिम्स क्या हो गए इसके, इनसिग्निफिकेंस, इंफीरियोरिटी एंड ऑब्सक्योरनेस। ठीक है, दिस वाज योर वर्ड प्रीमेसी। ऑल्सो यू गाइस, जो भी नए लोग आए हैं चैनल पर, यू कैन फॉलो मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय मानसी शर्मा। आपकी जो भी कॉन्सेप्ट वाइज प्रैक्टिस सेशंस होंगे, कॉन्सेप्ट वाइज प्रैक्टिस सेशंस, ग्रामर के प्रैक्टिस सेशंस, पीवाईक्यूज के प्रैक्टिस सेशंस, जितने भी पीडीएफ है सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगी, तो डू फॉलो मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। ओके, next up we have, next word is incorporate which is a verb. ठीक है, next word is incorporate which is a word verb. इसका मतलब क्या होता है, शामिल करना, किसी चीज में शामिल होना, किसी चीज में किसी चीज को शामिल करना। ठीक है, to include something as part of something larger. ठीक है, यहाँ पे देखें, this aircraft incorporates several new safety features. ठीक है,
इस एयरक्राफ्ट के अंदर काफी सारे नए सेफ्टी फीचर्स को शामिल किया गया है, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है यार, इंक्लूड करना, ठीक है, शामिल करना। सिनोनिम्स देखें, सिनोनिम्स क्या हो गए, एमेलगमेट, कंबाइन, मर्ज, ठीक है, शामिल करना। एंटोनिम्स उल्टा क्या हो गया यार, बाहर में जाओ, दूर जाओ, मुझसे दूर जाओ, ठीक है। शामिल कर रहे थे हम, इनकॉर्पोरेट में उल्टा क्या हो जाएगा, हम दूर कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइड, ब्रेक डाउन, सेपरेट, ठीक है। सो दीज वर योर एंटोनिम्स फॉर योर वर्ड इनकॉर्पोरेट, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड, इट इज काउंटर फैक्चुअल विच इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। काउंटर फैक्चुअल बेसिकली क्या मतलब होता है यार, व्हाट इफ्स, ठीक है। हम ये जो चीजें बोलते हैं व्हाट इफ, ठीक है, व्हाट इफ, मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैंने काश सीडीएस के एग्जाम के लिए बच्चों को फॉरेन वर्ड्स करा दिए होते तो, व्हाट इफ, ठीक है। काउंटर फैक्चुअल बेसिकली इमेजिनरी सोच, आप कुछ ऐसे सोच रहे हो, ऐसा नहीं होता, ऐसा हो गया होता तो, ठीक है। तो ये चीजें जो है इनको क्या बोला जाता है, काउंटर फैक्चुअल। बेसिकली उस थॉट को, उस कंडीशन को, ऐसे नहीं हुआ होता, ऐसे हो गया होता तो, मैंने एग्जाम के लिए थोड़ी और पढ़ाई कर ली होती तो, ये क्या है, ये थॉट क्या है, ये आइडिया क्या है, इट इज काउंटर फैक्चुअल। बेसिकली एक ऐसी चीज जो रियलिटी से परे है, ठीक है। कंडीशन, व्हाट इफ, अगर मैंने ऐसा कर लिया होता तो, ठीक है। कनेक्टेड विद व्हाट डिड नॉट हैपन और व्हाट इज नॉट द केस, ठीक है। एक ऐसी चीज जो कि बेसिकली है नहीं, बट आप उसको ऐसे इमेजिन कर रहे हो कि काश ऐसे होता, ठीक है। हिज काउंटर फैक्चुअल म्यूजिंग्स डोंट प्रोवाइड एनी प्रैक्टिसेबल और इम्प्लीमेंटेबल ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। ये जो सोची जा रहा है, म्यूजिंग्स मतलब सोचना, ठीक है, बहुत ज्यादा थॉट देना किसी चीज को, ये उल्टी सीधी चीजें जो सोची जा रही है, इससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, हमें कोई ऑल्टरनेटिव नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। सो इसको बोला जाता है काउंटर फैक्चुअल। सिनोनिम्स इसके हो गए, समथिंग व्हिच इज अनट्रू, इल्यूजरी, इमेजिनेशन, ठीक है, फिक्शियस, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो गए इसके, यार ये इमेजिनरी चीजें थी तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, फैक्ट, ठीक है, समथिंग व्हिच इज ट्रू। तो एंटोनिम्स क्या हो जाए, हो गए फैक्चुअल, ट्रू एंड वैलिड। दीज आर योर एंटोनिम्स फॉर योर वर्ड काउंटर फैक्चुअल, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड व्हिच इज मिटिगेशन। मिटिगेशन इज अ नाउन, ठीक है। मिटिगेशन इज अ नाउन जिसका मतलब होता है कम करना, किसी चीज को कम करना, ठीक है। बेसिकली नेगेटिव चीजों को कम करने को हम मिटिगेशन बोलते हैं, ठीक है, कि बुरा प्रभाव कम पड़े, ठीक है। तो मिटिगेशन बेसिकली मीन्स टू रिड्यूस, ठीक है। द प्लानिंग प्रोसेस शुड हैव एड्रेस्ड मिटिगेशन ऑफ डैमेज टू द एनवायरमेंट। तो जो भी हम लोग प्लानिंग प्रोसेस कर रहे हैं, हमें ये चीज मद्देनजर रखते हुए करनी चाहिए थी कि यार हमारे एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचे, ठीक है। तो मिटिगेशन मतलब क्या होता है, बेसिकली रिड्यूस करना, ठीक है। इसके सिनोनिम्स देख लें, सिनोनिम्स क्या है, डिक्रीज, मॉडरेशन, अपीजमेंट, दीज आर ऑल सिनोनिम्स फॉर मिटिगेशन। एंटोनिम क्या हो गया यार, इसके एंटोनिम क्या हो गया, डिस्कम्फर्ट, सफरिंग, मिजरी। हम लोग यहाँ पर चीजें रिड्यूस कर रहे थे ताकि उसके दुष्प्रभाव कम हो, तो इसका उल्टा क्या होगा, क्या आप लोग दुष्प्रभाव और बर्दाश्त कर रहे हो, ठीक है, आप टॉर्चर और दे रहे हो, ठीक है। मिजरी, सफरिंग्स, डिस्कम्फर्ट्स। हम लोगों ने इतनी चीजें तैयार की थी एग्जाम के लिए, हमने ये सोचा था, हम लोगों ने मिटिगेशन कर लिया था एक तरह से कि यार हमें नुकसान नहीं होगा एग्जाम के अंदर, बट यूपीएससी को बर्दाश्त कहाँ हुआ, उन्होंने मिटिगेशन का उल्टा कर दिया, हमें और टॉर्चर दे दिया एग्जाम के अंदर, बोरोड वर्ड्स, फॉरेन वर्ड्स डाल के, ठीक है। तो एंटोनिम क्या हो गया, भैया हम और टॉर्चर देंगे। तो मिटिगेशन में बात कर रहे हो हार्मफुल चीजों को कम करने की, हम तुम्हें हार्मफुल चीजें देंगे, ठीक है। सो एंटोनिम्स क्या हो गए, डिस्कम्फर्ट, सफरिंग, मिजरी। moving on to our next word which means which is entrenched. Entrenched is an adjective, ठीक है। entrenched is an adjective basically एक चीज जो बहुत ज्यादा पल जाती है, as in what does this mean, मतलब एक ना बोलते ना हमारे रग रग में समा गई है ये चीज, ठीक है। रूटेड, कोई चीज जो कि अब मतलब शामिल हो गई है, वो उस चीज का पार्ट बन गई है, यू कैन नॉट रियली एलिमिनेट दैट थिंग, ठीक है। जैसे कि मैं ये चीज कह दूंगी, अब हमने यूपीएससी को हम लोग इस नजर से देख ही नहीं सकते कि यार यूपीएससी कभी लीनियंट पेपर, अच्छा पेपर भी दे सकता है, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी ने बार बार हमें ऐसा पैटर्न दिखाया है कि हमें हार्ट अटैक ही आया है। तो अब हमारे अंदर ये थॉट एंट्रेंच हो गया है, हम लोगों के पास एक एंट्रेंच थॉट है कि यार यूपीएससी कैन नेवर गो इजी ऑन अस, ठीक है। एक हमारे अंदर बस गया है ये थॉट, ठीक है। तो एंट्रेंच मतलब बस जाना, घर बना लेना, घर बना लेना मतलब ये नहीं कि घर बना रहे हो ईंट पत्थर लेके, घर बनाने का मतलब है बेसिकली कोई चीज बस गई है दिमाग के अंदर, ठीक है।
तो यहाँ पे देखना, आई हैव एन एंट्रेंस्ड डिसलाइक ऑफ माइंस, ठीक है, मुझे ना पसंद है माइंस, ठीक है, पता नहीं अब मेरे अंदर बस गया, इवन इफ आई ट्राई टू लाइक इट आई वोंट लाइक इट, बेसिकली इट्स अ प्ले, ठीक है, ये प्ले होता है, ठीक है, इवन इफ आई ट्राई टू लाइक इट आई जस्ट कांट लाइक इट बिकॉज अब बस गया है मेरे अंदर, मेरे को नहीं पसंद ये पर्टिकुलर माइंस, मुझे नहीं पसंद, ठीक है। चलिए सिनोनिम्स इसके क्या हो गए, रूटेड, इंट्रिंसिक, इनहेरेंट, जो कि अंदर जाके अब तुम्हारे बिल्कुल बस गए हैं। इंटोनिम क्या हुआ, अरे ठीक है आज मतलब मेरी तबीयत खराब थी तो शायद मुझे पिज्जा नहीं पसंद आज, बट मैं कल वापस उसी को ठूसूंगी, ठीक है। तो इंटोनिम्स इसके क्या हुए, टेम्परेरी, ब्रीफ, शॉर्ट टर्म, ठीक है, जो ज्यादा लंबे समय तक हमारे अंदर ना रहे, ठीक है, टेम्परेरी, ब्रीफ, शॉर्ट टर्म। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड विच इज ओमनियसली, ओमिनियसली, ठीक है, विच इज एन एडवर्ब, क्योंकि यहाँ पे एल वाई लगा है, ठीक है। ओमनियस होता तो इट वुड हैव बीन एन एडजेक्टिव, ठीक है। ओमनियसली यार बेसिकली कोई आपने पहले प्रिडिक्ट कर दिया कि ओहो बुरी चीज होगी, ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल बिल्ली रास्ता काट गई, तुमने पहले प्रिडिक्ट कर दिया अरे यार अब तो मेरा काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली ऑब्वियसली मतलब कोई ऐसे साइंस मिलना, ठीक है, ऐसे कोई साइंस मिलना जिससे ऐसा लगता है कि यार कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है। अब जैसे तुम्हारी कुछ आंख ब्लिंक करने लगते तो यू गाइस, ओहो आज कुछ बुरा होगा मेरे साथ, ठीक है। सो व्हाट आर दीज, इनको क्या बोलते हैं, इनको साइंस बोला जाता है, यार कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है, उसको बोला जाता है ओमनियसली, ठीक है। आई वेंट इनटू द किचन एंड फाउंड हिम लाइंग ओमनियसली स्टिल ऑन द फ्लोर, ठीक है। जब मैं किचन में गई तो मैंने जैसे देखा कि किस तरह से वो लेटा हुआ था जमीन पर, समवेयर आई न्यू कि दिस पर्सन इज डेड, ठीक है। तो ओमनियसली स्टिल मतलब अजीब तरह से एक साइन मिल रहा था कि यू नो स्टिल मतलब नहीं रहा बंदा, ठीक है। एनीवे आई मीन इट वाज फनी। ओके एनीवे सिनोनिम्स देखते हैं, इसके सिनोनिम्स देखते हैं। पोटेंशियस, menacing, bleak, these are all synonyms. evil signs, ठीक है, इनको बोला जाता है ominously. एंटोनिम्स क्या हो गया यार, अच्छी चीज है, अच्छे साइंस, ठीक है, ब्राइट, बेनिग्न, फेवरेबल, ठीक है, दीज आर ऑल एंटोनिम्स ऑफ ominously, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट और ऑल्सो यू गाइस फिर से रिमाइंडर दे रही हूँ, प्लीज डू फॉलो मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल, कट ही कर दिया मैंने, इंग्लिश बाय मानसी शर्मा, यू विल गेट ऑल द पीडीएफ्स एंड अपडेट्स रिगार्डिंग द क्लासेस देयर ओनली, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वर्ड विच इज अंडरमाइनिंग, इट इज अ नाउन, ठीक है, ये एक्चुअली एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है, ये सॉरी वर्ब भी होता है, वर्ब भी होता है, वर्ब का केस ले लो आप, नाउन का केस ले लो, दोनों केस में मीनिंग सेम ही है, ठीक है, दोनों केस में मीनिंग सेम ही है। अंडरमाइनिंग जो है नाउन भी होता है, अंडरमाइनिंग आपका वर्ब भी होता है, दोनों केस में मतलब सेम ही है, ठीक है। अ ग्रेजुअल वीकनिंग, लॉस और डिस्ट्रक्शन, बेसिकली धीरे धीरे जब कोई चीज बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, जैसे कि मेरी याददाश्त, ठीक है। सो बेसिकली अंडरमाइनिंग का मतलब क्या है यार, अंडरमाइनिंग का मतलब है धीरे धीरे कोई चीज बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, डिस्ट्रक्शन का रास्ता अपना लेती है, ठीक है। द कॉन्स्टेंट नेगेटिव कैंपेनिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द अंडरमाइनिंग ऑफ द पब्लिक्स फेथ इन पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, बार बार मतलब स्पीचेस में जाके अगर पॉलिटिशियंस दूसरी सरकार, रादर देन टेलिंग अस कि यार तुम लोग एज अ गवर्नमेंट हमें क्या दे रहे हो, आप ये चीजें पे बात करोगे, अरे उस पार्टी के बंदे ने ये बोल दिया, उस पार्टी का बंदा ऐसे करता है, what is this, this is called negative campaigning and I guess India में this is pretty much uh, प्रैक्टिस, ठीक है, नेगेटिव कैंपेनिंग इंडिया में तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है, हर पार्टी दूसरी पार्टी को नीचा दिखा रही है, इससे क्या हो रहा है, पब्लिक का जो फेथ है गवर्नमेंट में और पॉलिटिक्स में नीचे मतलब कम हो गया है, ठीक है। धीरे 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 पब्लिक का जो फेथ है गवर्नमेंट में, जो फेथ है इनका पॉलिटिक्स के अंदर, ये खत्म हो गया है, वाई, बिकॉज दे आर नॉट लेटिंग अस नो कि व्हाट यू विल बी प्रोवाइडिंग अस एज अ गवर्नमेंट, ठीक है, आप एज अ गवर्नमेंट बनने के बाद हमको क्या प्रोवाइड करोगे, आप हमको दूसरी सरकार दूसरी पार्टी की बुराइयां बता रहे हो, ठीक है, वोट करोगे इस बार, ध्यान में रखना। एनीवे सिनोनिम्स इसको देख लो, सिनोनिम्स इसके क्या है, वीकनिंग, डैमेजिंग, डिस्ट्रॉइंग, ठीक है, दीज आर ऑल सिनोनिम्स फॉर योर वर्ड अंडरमाइनिंग, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो गया, इंटोनिम्स क्या हो गया, आप यहाँ पे कमजोर कर रहे थे, ठीक है, आप यहाँ पे कमजोर कर रहे थे, इसका उल्टा क्या होगा, आप हील कर रहे हो, ठीक है, क्योर कर रहे हो, रिहैबिलिटेटिंग, दीज आर ऑल व्हाट इंटोनिम्स ऑफ योर वर्ड अंडरमाइनिंग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ दूर बढ़ते हैं, नेक्स्ट अप वी हैव कर्ब, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव आवर वर्ड कर्ब व्हिच इज अ वर्ब, ठीक है, कर्ब वर्ब ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है कर्ब व्हिच इज अ वर्ब, जिसका मतलब क्या होता है, बेसिकली किसी चीज को कंट्रोल में लेके आना, ठीक है। आप ऐसे चाहते नहीं हो कि कुछ गलत हो जाए, इसलिए आपने पहले ही कंट्रोल में कर ली चीजें, ठीक है। जैसे कि मम्मियाँ पहले तुम लोगों को मार पीट के रखती है ताकि तुम लोग हाथ से ना निकल जाओ, ठीक है।
तो कर्ब बेसिकली कुछ अनवांटेड हो, इससे पहले हम चीजें कंट्रोल में कर लेंगे, ठीक है। द गवर्नमेंट शुड एक्ट टू कर्ब टैक्स एवेजन, ठीक है। जो लोग इतने ज्यादा ब्लैक मनी कमा रहे हैं, टैक्सेस देने से बच जाते हैं, गवर्नमेंट को इस पे कुछ कंट्रोल करना चाहिए। गवर्नमेंट को कुछ ऐसे रूल्स लेके आने चाहिए जिससे टैक्स एवेजन है उस पे रोक लगाई जा सके, जिसको रोका जा सके, ठीक है। सिनोनिम्स इसके क्या हो गए? रेगुलेट, कंट्रोल, रिस्ट्रेन, दीज आर ऑल सिनोनिम्स फॉर योर वर्ड कर्ब। एंटोनिम्स क्या हो गए? चलो आजाद किया मैंने आपको, ठीक है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, आप आजाद हो। एंटोनिम्स क्या हो जाते हैं? लिबरेट, लूज, अनलीश, ठीक है। दीज आर योर एंटोनिम्स फॉर योर वर्ड कर्व, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड, क्रेडिबिलिटी विच इज अ नाउन, ठीक है। क्रेडिबिलिटी है अगला वर्ड। बेसिकली किसी चीज पर कितना ज्यादा भरोसा किया जा सकता है, किसी चीज पर कितना ज्यादा रिलाई किया जा सकता है, कितना ज्यादा डिपेंड किया जा सकता है, उसको बोला जाता है क्रेडिबिलिटी, ठीक है। जस्ट लाइक वी कैन I should be avoiding controversial statements. Anyway, चलिए यहाँ पे देखिए क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या है यार। बेसिकली आप किसी चीज पे कितना ज्यादा रिलाई कर सकते हो, कितना ज्यादा डिपेंड हो सकते हो, ठीक है। आप उस चीज के ऊपर कितना भरोसा रख सकते हो, ठीक है। द न्यू एविडेंस लेंस क्रेडिबिलिटी टू दियर थ्योरी, तो अब जो नए सबूत मिले हैं, जो भी वो थ्योरी दे रहे थे पहले, अब वो जो नए सबूत हैं, हम लोग उस थ्योरी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, हम लोग उस थ्योरी के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं, हम उस थ्योरी को मान सकते हैं। वाई? बिकॉज हम लोगों को नए सबूत मिले हैं विच बेसिकली प्रूव्स योर थ्योरी, ठीक है। सिनोनिम्स देखने इसकी सिंसेरिटी, रिलायबिलिटी, ऑथेंटिसिटी, कोई चीज कितनी सच्ची है, ठीक है। चलिए इसके एंटोनिम्स क्या हो गए? इसके एंटोनिम्स क्या हो गए? ऑफ कोर्स कोई चीज सच्ची है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? नकली, ऑफ कोर्स, राइट। डिसेप्शन, फेकरी, इम्प्लॉजिबिलिटी, दीज आर ऑल एंटोनिम्स फॉर योर वर्ड क्रेडिबिलिटी, ठीक है। चलिए moving on to next word which is open, which is a verb, ठीक है। बेसिकली जीतना यार, जीतने को बोलते हैं ओपेन, ठीक है। ओपेन, जीतने को बोलते हैं ओपेन, ठीक है। हम लोग जीत गए है हम लोग जीत गए, जैसे जो भी पार्टी जीतेगी अब इलेक्शंस के बाद ये वाला हल्ला मचाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, द टीम वन द डिवीजन प्ले ऑफ बट वॉज ओपेंडेड इन द फाइनल चैंपियनशिप अगेन, ठीक है। यहाँ सॉरी, टू अचीव अ विक्ट्री ओवर, बेसिकली यहाँ पे इसको बोला जाता है हरा देना, ठीक है, किसी को हरा देना, ठीक। ऑफ कोर्स बेसिकली वन, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, वो वही कह रहे हैं कि जो टीम है वो प्लेऑफ्स में जीत गई थी बट फाइनाले में, चैंपियनशिप में उनको हरा दिया गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखना सिनोनिम्स इसके, कन्क्वेयर, ओवरकम, मास्टर, ठीक है। जीतना, जीत गए आप लोग, ठीक है। इंटो आई गेस कॉमा, ओके ओके सॉरी, ठीक है। एंटोनिम्स इसकी क्या हो गया यार? हार जाना, गिव अप, फेल, फेल दो बार लिख दिया, फॉल, ओके सॉरी, दूर से मुझे वो फेल दिखाई दिया, सॉरी, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो गए इसके यार? गिव अप, फेल, फॉल, हार गए तुम लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ दूर बढ़ते हैं। जैसे हम हार गए थे यार इस बार यूपीएससी के आगे, दैट वाज अ बिजार ना, दैट क्वेश्चन पेपर, not bizarre but unexpected. Next up we have question number 11. Question number 11. Word हमारा 11th word which is slandering. ठीक है, slandering is an adjective as well. Slandering is a verb as well. दोनों टाइम पे meaning same है. ठीक है, slandering verb भी होता है, slandering adjective भी होता है, दोनों टाइम पे meaning same है. जो हमारे पास एडिटोरियल आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ पे उसका एज अ वर्ब यूज किया गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई मीन आई एम नॉट रियली श्योर बट यस। चलिए स्लैंडरिंग का मीनिंग क्या होता है यार? बेसिकली डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स, ठीक है। ऐसी चीजें बोलना जिससे आप दूसरे को नीचा दिखा रहे हो, जिससे आप किसी को डिफेम कर रहे हो, जस्ट लाइक वी डिस्कस्ड अर्लियर। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है? यही तो करती हैं, डिफेम करती हैं दूसरी पार्टीज को, ठीक है। तो टू मेक अनट्रू एंड हार्मफुल स्टेटमेंट्स अबाउट समबडी, ठीक है, किसी के बारे में मतलब यू नो हार्मफुल स्टेटमेंट्स, डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स देना, डिफेम करना किसी को, ठीक है। For some reason that newspaper seems determined to slander one particular celebrity. एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर है, वो क्या करता है, वो पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर सेलिब्रिटी के लिए डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स देता है, उसको नीचा लाने के लिए, ठीक है। उसके लिए एक ऐसी स्टेटमेंट, जहर उगलता है उस सेलिब्रिटी के बारे में, ठीक है। वैसे इंडियन सेलिब्रिटीज डिजर्व जहर, बट एनीवे आई मीन लीव इट, ठीक है। तो या दिस वाज ए सेंटेंस, स्लैंडरिंग मतलब डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स देना, ठीक है, डिफेमिंग कुछ बोलना, ठीक है। सिनोनिम्स देखना है इसके यार, सिनोनिम्स क्या है? डिफेमिंग, ह्यूमिलिएटिंग, विलिफाइंग, दीज आर ऑल सिनोनिम्स, क्या हो गए मेरे पेन को, दीज आर ऑल सिनोनिम्स फॉर योर वर्ड स्लैंडरिंग, ठीक है। ऑफ कोर्स मेरी क्लास चल रही हो और ये वाली
हरकत ना हो, ऐसा हो सकता है? Guys, give me a moment ना, let me just figure it out what just happened. This is so annoying. This is actually really annoying, but okay. Anyway, let's get back. ओके, नेक्स्ट आप एंटोनिम्स। यार आप किसी को डिफेम कर रहे थे तो एंटोनिम्स इसके क्या हो गए यार? एंटोनिम्स इसको क्या हो गए? यू आर प्रेजिंग समबडी, आप किसी की तारीफ कर रहे हो, आप किसी को ऑनर कर रहे हो, तो एंटोनिम्स क्या हो गए? ऑनरिंग, प्रेजिंग, एक्सॉल्टिंग, दीज आर ऑल व्हाट एंटोनिम्स ऑफ योर वर्ड। क्या? स्लैंडरिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आई गेस इट इज ऑलराइट। मूविंग ऑन। ओके, सो दिस आर्टिकल वी आर गोइंग टू रीड नाउ। ठीक है, इस आर्टिकल को पढ़ेंगे। बेसिकली इस आर्टिकल को रीड करके हम लोग ना बहुत सारी नई चीजें भी सीखेंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स अपडेट हो जाएंगे, बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलेगा। आई एम गिविंग यू अ मिनट। ठीक है, 1 मिनट दे रही हूँ। इस शीट को रीड करिए, इस स्लाइड को रीड करिए, देन वी विल डिस्कस दिस स्लाइड। बट लेट्स जस्ट डिस्कस आवर हेडिंग। एक बार हेडिंग को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और मेरी वीडियो से जो है ये हेडिंग हाइड हो गई है, सो आई एम जस्ट हाइडिंग माय वीडियो ताकि आप लोगों को सब कुछ दिख जाए अच्छे से। ठीक है, चलिए आ जाइए, डिस्कस करते हैं हमारी इस स्लाइड को। टुवर्ड्स ग्रीन ग्रोथ द आरबीआई मस्ट असेस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, अगर हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को चाहिए, अगर हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए, हम लोगों को आरबीआई को बेसिकली आरबीआई मस्ट असेस। ठीक है, मस्ट ऐसा करना जरूरी है। मस्ट किस लिए यूज करते हो? जब आप कोई चीज बोलते हो यार अरे बहुत जरूरी है, ठीक है, ऑब्लिगेशन है, ये करना ही पड़ेगा। एसेस, एसेस का मतलब क्या होता है? इवैल्यूएट करना। ठीक है, एसेस का मतलब क्या होता है? इवैल्यूएट करना। ठीक है, तो आरबीआई को इवैल्यूएट करना चाहिए आपका क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, बेसिकली जो भी आपके क्लाइमेट में चेंजेस हो रहे हैं उससे आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे, ठीक है, कंट्री की इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ रहा है, ये आरबीआई को असेस करना चाहिए, इवैल्यूएट करना चाहिए। ठीक है, आई एम गिविंग यू अ मिनट, रीड दिस स्लाइड एंड देन वील डिस्कस दिस। ऑलराइट, चलिए। Shall we discuss? चलिए आइए, इजी था आई गेस, फर्स्ट स्लाइड वाज इजी। कह रहे अ नोटेबल फीचर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एक नोटेबल फीचर यानी कि एक जो बहुत ज्यादा एविडेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक नोटेबल फीचर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट इज द प्रीमेसी गिवन टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। ठीक है, अब नोटेबल फीचर यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर जो है आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक मॉनेटरी पॉलिसी निकाली है, लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी निकाली है, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर किस चीज को दिया है? इज द प्रीमेसी गिवन टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। यार ये जो आपके वेदर इवेंट्स हो जाते हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो जाते हैं। अब जैसे दुबई में आउट ऑफ द ब्लू इतना ज्यादा रेनफॉल हो गया,
राइट, ऐसे इंडिया में भी बहुत ज्यादा क्लाइमेट शॉक्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हमारी ये जो मॉनेटरी रिपोर्ट आई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, वहां पे इसको इंपॉर्टेंस दी गई है, इसको बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस दी गई है। आप ये एक्सट्रीम एक्सट्रीम यहाँ पे ध्यान देंगे, एक्सट्रीम क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को। एंड क्लाइमेट शॉक्स एज इन, यार क्लाइमेट बेसिकली क्या होता है, क्लाइमेट होता है लॉन्ग टर्म, यार 10 साल तक इंडिया का क्लाइमेट क्या रहेगा, वेदर इज शॉर्ट टर्म, ठीक है। आज अभी 6 महीने ठंड है, 6 महीने गर्मी, ठीक है, दिस इज वेदर। बट क्लाइमेट इज लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो ये जो क्लाइमेटिक शॉक्स आ जाते हैं, जैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ठीक है। एज आई सेड, दुबई में ये जो आउट ऑफ द ब्लू बारिश हो गई थी, ठीक है, दुबई डूब गई एनीवे, जोक्स अपार्ट, बट एनीवे, ठीक है। तो ये जो है इसको बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस दी गई है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में, ठीक है, affecting not only food inflation but also likely having a broader impact on the natural rate of interest, thereby influencing the country's financial stability। तो यार जितने भी आपके एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, ये ना केवल फूड इन्फ्लेशन पे असर डाल रही है, यानी कि खाना महंगा हो रहा है, ठीक है। ऑफ कोर्स यार कुछ भी क्लाइमेटिक चेंज आता है, सबसे ज्यादा हमें प्रॉब्लम क्या होती है, हमारी फसलों में होती है। फसल में प्रॉब्लम होगी, खाना महंगा होएगा ऑफ कोर्स, ठीक है। तो यार ये जो भी आपके एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, इससे ना केवल आपकी फूड इन्फ्लेशन यानी कि खाना महंगा हो रहा है, इससे आपके नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर भी असर पड़ रहा है। अल्टीमेटली किस पे असर पड़ रहा है, कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर, इकोनॉमीज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये जो आपकी कंट्री की इकोनॉमी है एट द एंड ऑफ द डे उस पे असर पड़ता है। Natural or neutral rate of interest refers to the central bank's monetary policy lever। लीवर यहाँ पे मतलब बेसिकली बार, कि एक बार सेट किया गया है, इससे हम लोग मेजर करते हैं हमारा प्रॉफिट लॉस व्हाटसोएवर, ठीक है। नेचुरल और न्यूट्रल रेट ऑफ इंटरेस्ट refers to the central bank's monetary policy lever which allows it to maintain maximum economic output while keeping a check on inflation, ठीक है। तो बेसिकली आपका ये नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली है क्या, ये जो हमने ऊपर कहा कि नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे असर पड़ता है, ये नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली है क्या। तो यार ये सेंट्रल बैंक का मॉनेटरी लीवर है, बेसिकली यहाँ से हम लोग इवेल्युएट करते हैं, हम लोग यहाँ से मेजर करते हैं, ठीक है, कि हम लोगों का इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हैं, महंगाई को मद्देनजर रखते हुए इकोनॉमिक प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है, मैक्सिमम इकोनॉमिक आउटपुट, यानी कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, यानी कि हम लोगों को प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, एट द सेम टाइम हम लोग इन्फ्लेशन को मद्देनजर रख रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। द रिपोर्ट मेंशंस अ न्यू केनेजियन मॉडल दैट इनकॉर्पोरेट्स, शामिल करना करके आए थे, दैट इनकॉर्पोरेट्स अ, कहाँ गया, a physical climate risk damage function being used to estimate the counterfactual macroeconomic impact of climate change vis-a-vis a no climate change scenario, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक नया मॉडल आया जिसको बोला गया न्यू केनेजियन मॉडल, जिसमें ना क्या शामिल किया गया है, इसमें शामिल किया गया फिजिकल क्लाइमेट रिस्क डैमेज फंक्शन, बेसिकली इट्स अ होल टर्म, ये एक्चुअली पूरी की पूरी टर्म होती है क्लाइमेट रिस्क डैमेज फंक्शन। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, ये जो आपके ये वही आपके एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स हो जाते हैं, जैसे कि क्लाइमेटिक चेंज होना, ठीक है, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, ठीक है, फ्लड्स आ रहे हैं, बिन मौसम बिन बात के फ्लड्स आ रहे हैं, ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज है इनकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो आपके क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, इसका क्या दुष्प्रभाव होता है, इसका क्या दुष्प्रभाव होता है आपकी इकोनॉमी के ऊपर, ये इस मॉडल में हम लोगों ने मद्देनजर रख के एक मॉडल बनाया है, ठीक है, इसको बोला गया केनेजियन मॉडल, ठीक है। आपके क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसका इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी पे किस तरह से कैसे पड़ता है, हमने इस न्यू केनेजियन मॉडल में इस चीज को चर्चा में लिया है, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं। The report's author go on to warn that the long-term economic output could be lower by around 9% by 2050 in the absence of any climate mitigation policies, ठीक है। अगर सरकार ने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं लेके आई जिसमें ऐसे क्लाइमेट की वजह से हमारी इकोनॉमी जो गिर रही है, हमारी जो इकोनॉमी पे अफेक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो ऐसा होगा 2050 तक 9% तक हमारा इकोनॉमिक आउटपुट गिर जाएगा, यानी कि जो हमारे इकोनॉमिक प्रॉफिट हो रहे थे 2050 तक वो 9% तक गिर जाएगा। क्यों, अगर हम लोगों की सरकार ने कोई ऐसी पॉलिसी लेके नहीं आई जो बेसिकली आपके क्लाइमेटिक इम्पैक्ट की वजह से हमारी इकोनॉमी पे होने वाले नुकसान को रोक रही है, तो ठीक है। सो दिस वाज योर पर्टिकुलर दिस स्लाइड। अब जरा यहाँ पे थोड़ी सी ग्रामर पे प्रकाश डालें। आई डोंट नो हाउ टू हाइड दीज एनोटेशंस, आई मीन आई डिड सॉ दैट ऑप्शन वंस, आई गेस यहाँ पे होता है, हाँ, हाइड ऑल एनोटेशंस, हाँ। चलो नाउ लेट्स डिस्कस दिस।
बट वो हाइड और एनोटेशन से क्या होएगा कि, बट एनीवे चलिए थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे ग्रामर को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज को पढ़ लेते हैं हम लोग, यहाँ पे थोड़ी सी ग्रामर सीख लेते हैं हमारी वोकैबुलरी सेशन में। यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट देखते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट देखते हैं। यहाँ पे देखना इज आया है, इज द प्रीमिस गिवन, इज किसके लिए आया है, व्हाट्स द सब्जेक्ट। यहाँ पे देखना अ नोटेबल फीचर ऑफ द रिजर्व बैंक, यार ऑफ प्रेपोजिशन के बाद जितना भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारे किसी काम का नहीं है। प्रेपोजिशन के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट्स हमारे किसी काम के नहीं होते हैं। हमारा प्रिंसिपल सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, अ नोटेबल फीचर। सिंगुलर था तो मेरा वर्ब भी जो है सिंगुलर आया है, ठीक है। नोटेबल फीचर इज, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे दिखा था, कहाँ गया, ये रहा। नॉट ओनली बट ऑल्सो, बैलेंस करके चलते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो को, राइट। बैलेंस बनाना होता है हमें नॉट ओनली और बट ऑल्सो का। यार अगर नॉट ओनली के साथ वर्ब है तो बट ऑल्सो के साथ भी वर्ब होना चाहिए। नॉट ओनली के साथ अगर प्रेपोजिशन है तो बट ऑल्सो के साथ भी प्रेपोजिशन होना चाहिए। लेट्स लुक एट दिस, क्या है, नॉट ओनली फूड इन्फ्लेशन, ठीक है। नॉट ओनली फूड इन्फ्लेशन, तो नॉट ओनली के साथ तो नाउन है, बट ये बट ऑल्सो लाइकली हैविंग, verb plus ing having a broader impact. Now if we look at if we read this sentence, it is saying, अरे यार, it is saying क्या, is the premise given to extreme weather events and climate shocks affecting not only food inflation but also likely having a broader impact. अब अगर हम जरा affecting की placement को थोड़ा change कर दें, अफेक्टिंग को अगर हम नॉट ओनली के बाद ले जाएं तो हमारा सेंटेंस बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। मेरे बट ऑल्सो के पास भी वर्ब प्लस आईएनजी और नॉट ओनली के पास भी वर्ब प्लस आईएनजी आ जाएगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली नॉट ओनली, बेसिकली दीज आर कोरिलेटिव कंजंक्शंस, आपको इनके साथ बैलेंस करके चलना होता है। नॉट ओनली के साथ अगर वर्ब प्लस आईएनजी है तो बट ऑल्सो के साथ भी वर्ब प्लस आईएनजी आएगा। तो अफेक्टिंग की जो प्लेसमेंट है यहाँ पर इनकरेक्ट है, ठीक है। चलिए शैल वी मूव अहेड, आगे बढ़े, कुछ दूर चले। नेक्स्ट अप वी हैव this slide, read it and then we'll discuss this. I'm giving you another minute to read this particular slide और इसको करते हैं थोड़ी देर में डिस्कस। Shall we discuss?
शुरू करें, चलिए आइए। कह रहे दे ominously add that if they ominously add that मतलब नेगेटिविटी फैला रहे हैं, नेगेटिव साइन दे रहे हैं, ठीक है। इफ बेसिकली नेगेटिव साइन क्या था, वो अभी तक रिपोर्ट हमारी चलती आई है कि अगर हम लोगों ने कंट्रोल नहीं किया क्लाइमेट पे पड़ने वाला असर हमारी इकोनॉमी पे, तो 9% हमारा इकोनॉमिक आउटपुट गिर जाएगा। वही नेगेटिविटी अभी तक चलती आ रही है, ठीक है। दे ऑब्वियसली add that if inflation hysteresis gets entrenched, it may lead to a de-anchoring of inflation expectations, and the undermining of the central bank's credibility would warrant higher interest rates to curb inflation, leading to greater output loss। चलिए यहाँ पे देखिए, कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ कि ये जो इन्फ्लेशन हिस्टेरिसिस है, यानी कि इन्फ्लेशन ऊपर नीचे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है, ये एकदम से बस गई ना, ये जो इन्फ्लेशन हिस्टेरिसिस है, ये जो आके बस गया ना इन्फ्लेशन में, बार बार ये जो उतार चढ़ाव हो रहा है, ठीक है, इससे क्या होगा, ये जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, जो हमने इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की एक्सपेक्टेशंस रखी हुई हैं, डी एंकर हो जाएंगी, यानी कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है उस पर पानी मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, मिट्टी मिल जाएगी, कुछ भी, वॉट एवर द मुहावरा इज इन हिंदी, ठीक है। तो पानी गिर जाएगा, रायता फैल जाएगा, ठीक है, हमारी एक्सपेक्टेशन से। इससे ना केवल हमारी एक्सपेक्टेशंस खराब होंगी, इससे और चीज और क्या खराब होगी, जो हमारी सेंट्रल बैंक पे क्रेडिबिलिटी है वो भी खत्म हो जाएगी। कैसे? क्योंकि ऐसा हो रहा था, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहे थे, ठीक है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये लोग क्या कर रहे थे, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहे थे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा ना, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो ये जो आपका इकोनॉमिक आउटपुट है वो नीचे गिरेगा। सो बेसिकली दे आर इनडायरेक्टली proportional to each other, rate of interest is indirectly proportional to क्या, आपका इकोनॉमिक लॉस, ठीक है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा तो आपका इकोनॉमिक आउटपुट नीचे जाएगा, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए। तो बेसिकली इन्होंने ये चीज कही, इस वजह से सेंट्रल बैंक जो है क्रेडिबिलिटी खो देगा, ठीक है। Beginning with its July 2020 discussion paper on climate risk and sustainable finance, the RBI has made incremental progress to address the transition to a green economy, even while admitting that India requires over $17 trillion to achieve its net zero ambitions by 2070, ठीक है। कह रहा है कि यार इन्होंने ना अपनी 2022 की रिपोर्ट में भी एक बार डिस्कस किया था, ठीक है, 2022 की रिपोर्ट से इसको डिस्कस करते आ रहे हैं। ग्रीन इकोनॉमी यानी कि हमारा क्लाइमेट को भी इतना नुकसान ना पहुंचे, और क्लाइमेट से अगर नुकसान, जो भी क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं इससे हमारी इकोनॉमी पे नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। तो अगर हमें इसमें प्रोग्रेस करना है, हम लोगों को 17 ट्रिलियन डॉलर्स चाहिए रहेंगे, ठीक है। हमें अगर चाहिए कि यार हमारा, हमने जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी क्लाइमेटिक चेंज और हमारी इकोनॉमिक आउटपुट से, तो हमें उसके लिए 17 ट्रिलियन डॉलर्स चाहिए रहे होंगे हमारे 2070 तक इन एम्बिशंस को पूरा करने के लिए, ठीक है। जो भी हमारे एम्बिशंस हैं क्लाइमेटिक चेंजेस और आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके, ठीक है, तो हमें 17 ट्रिलियन डॉलर्स चाहिए रहेंगे। Its peer in advanced economies, most notably the European Central Bank, have aided the formulation of a green taxonomy for the entire Eurozone's economic value chain. तो अब वो वही कह रहे हैं, जैसे मम्मी पापा कहते हैं ना कि तुम्हारे दोस्त के तो इतने नंबर आए, तुम्हारे तो नहीं आए, वही चीज यहाँ पे भी ऑथर जो है इस क्या नाम है आर्टिकल का शेयर कर रहे हैं कि जो इंडिया के पियर्स हैं, यानी सेंट्रल बैंक के जो पियर्स हैं, नोटेबली यहाँ पे उन्होंने यूरोपियन सेंट्रल बैंक की बात की है, ठीक है। इन्होंने एक ग्रीन टेक्सोनोमी, वो क्या है आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे उसकी डेफिनेशन गिवन है, ठीक है। ग्रीन टेक्सोनोमी करके एक सिस्टम लाया है जो कि बेसिकली पूरे यूरोजोन की इकोनॉमिक वैल्यू को टारगेट करता है, ठीक है, यूरोजोन यानी पूरे यूरोपियन जोन को, ठीक है। तो बोल रहा है अपने सहेलों को ही देख लो, यूरोपियन सेंट्रल बैंक को ही देख लो, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम लेके आया है जिससे यूरोपियन इकोनॉमिक वैल्यू चेंज जो है, जिस पे काम, उस पे काम किया जा रहा है, ठीक है। अ ग्रीन टेक्सोनोमी, अब चलो लेट्स सी व्हाट एक्चुअली ग्रीन टेक्सोनोमी इज। A green taxonomy is a framework to assess the sustainability credentials and possible ranking of an economic activity. Basically green taxonomy में हम लोग ये चीज देखें, हम सस्टेनेबिलिटी को मोटिवेट कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी को encourage कर रहे हैं, यानी कि हम लोग हमारी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट करेंगे बट एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाते हो, इसको बोला जाता है सस्टेनेबिलिटी। एट द सेम टाइम विल मेक श्योर हमारी इकोनॉमी पे फर्क ना पड़े, ठीक है। अभी क्या होता है कि हमें अगर ग्रोथ करनी है, हम सबसे पहले पेड़ काटेंगे,
ठीक है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हम सस्टेनेबिलिटी को भी ध्यान में रखेंगे, हम इकोनॉमिक ग्रोथ को भी ध्यान में रखेंगे। इस तरह से हम लोगों ने ग्रीन टेक्सोनोमी करके एक सिस्टम बनाया है, हमने नहीं बनाया, बेसिकली यूरोपियन सेंट्रल बैंक ऑफ कोर्स। ठीक है, द आरबीआई एंड द फाइनेंस मिनिस्ट्री कुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द डेवलपिंग वर्ल्ड। डेवलपिंग वर्ल्ड मतलब दुनिया, दूसरी दुनिया नहीं है, बेसिकली हमारे आस पड़ोस की जो कंट्रीज जो सस्टेनेबिलिटी और इकोनॉमी पे काम करी उसको बोला जा रहा है डेवलपिंग वर्ल्ड। ठीक है, तो वही 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 वाली बात होगी हमारे मम्मी पापा वाली की, पड़ोसियों के बच्चों को देखो, ठीक है, शर्मा जी के बच्चों को देखो, हमारे तो शो है ही शर्मा जी, हम किसको देखें, बट यस। तो वो वही चीज बोल रहे हैं कि आरबीआई को और फाइनेंस मिनिस्ट्री को इंस्पिरेशन चाहिए, लेनी चाहिए डेवलपिंग वर्ल्ड, यानी कि अपने पीयर्स को देखो यार, आप अपने यूरोपियन सेंट्रल सेंट्रल बैंक को देखो। ठीक है, स्पेशली द ओशियन रीजन, अगर आपको पता है एशियन रीजन बेसिकली यहाँ पे साउथ एशियन कंट्रीज आती है, थाईलैंड, बैंकॉक। ठीक है, तो तुम लोगों को यूरोप जाने की क्या जरूरत है, तुम अपने पड़ोस में ही देख लो। ठीक है, हम भी एशिया का ही पार्ट है, तो अब तुम अपने पड़ोस में ही देख लो। Where a layered green taxonomy as a living document keeps getting updated with sectoral views of possible sustainable trajectories। ठीक है, बेसिकली एवरी टाइम इनको एक सस्टेनेबल ट्रैजेक्टरी यानी कि एक रास्ता चूज करते हैं कि अच्छा ठीक है ये चीज सस्टेनेबिलिटी प्रमोट कर रही है, उसके साथ साथ ही अपना जो ग्रीन टेक्सोनोमी है उस डॉक्यूमेंट को अपडेट भी करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एक डॉक्यूमेंट बना दिया अब इसी को 50 साल तक चलाते रहेंगे। जैसे जैसे हम लोगों को पता चलता है कि अरे हाँ हम ये भी तो कर सकते हैं, हम वो चीज भी तो कर सकते हैं, ये लोग अपना ग्रीन टेक्सोनोमी जो है, कौन, ओशियन रीजन के लोग, एशियन रीजन के लोग, साउथ एशियन कंट्रीज आती है इसमें। ठीक है, तो ये लोग अपना डॉक्यूमेंट भी अपडेट कर रहे हैं साथ साथ। ठीक है, ये नहीं कि हम लोगों की तरह एक वो बना के छोड़ दिया टाइम टेबल। ठीक है, आज हम लोगों ने अप्रैल मंथ में टाइम टेबल बना लिया, सितंबर मंथ तक वो पेपर ऐसे ही लटका रहेगा, उसमें अपडेट नहीं करेंगे हम। अगर किसी की शादी में जा रहे हैं तो आज मैंने ये चीज नहीं पढ़ी। ठीक है, सेम सेम वही चीज बोल रहा होता है कि आरबीआई को प्रेरणा लेनी चाहिए इनसे। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू आवर लास्ट स्लाइड, उसके बाद हम लोग फॉरेन वर्ड्स करेंगे। ठीक है, लास्ट स्लाइड को पढ़िए एंड देन वील डिस्कस दिस एज वेल। चलिए, shall we discuss? Okay, while the issuance of 16,000 crore worth of sovereign green bonds and expanding the resource pool by allowing foreign institutional investors to participate in future green government securities are welcome steps. ठीक है, हाँ, ये भी मंजूर है हम लोगों को। 16,000 करोड़ दिए गए हैं ग्रीन बॉन्ड्स। ग्रीन बॉन्ड्स बेसिकली क्या होते हैं यार, इट्स अ बेसिकली प्रोजेक्ट जहां पर आपको पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल केवल एनवायरनमेंट के लिए कर सकते हो। ठीक है, एनवायरनमेंट को सिक्योर करने के लिए ही कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मेरे को 16,000 करोड़ मिले हैं तो चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारती हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, ग्रीन बॉन्ड्स में मिलने वाले जो फंड्स हैं वो आप केवल और केवल एनवायरनमेंट के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो कह रहे हैं हाँ 16,000 करोड़ जो आप लोगों को मिले ग्रीन बॉन्ड्स में, और ऐसे जो आप इन्वेस्टर्स को अलाउ कर रहे हो ग्रीन गवर्नमेंट, यानी कि जो भी गवर्नमेंट, सॉरी एनवायरनमेंट के लिए आप जितनी भी चीजें कर रहे हो, उसमें जो आप इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर रहे हो, कह रहे हैं हाँ ठीक है पैसे इन्वेस्ट करो हम लोग एनवायरनमेंट पे काम करेंगे, ये वेलकम स्टेप्स हैं।
The RBI must undertake a thoroughgoing assessment on the quantitative and qualitative impact on economic and financial stability due to climate change. ठीक है भाई, पैसे लगाने वाले तो पैसे पैसे लगा देंगे, बट आरबीआई को भी ये चीज करनी चाहिए। क्या चीज करनी चाहिए? ये चेक करो, असेस करो, इवेल्युएट करो कि भैया क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है और किस हद तक जाके इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये आरबीआई को करना चाहिए। ये नहीं कि भाई इन्वेस्टर्स पैसे लगाई जा रहे हैं और तुम कुछ नहीं कर रहे हो बैठ के। ठीक है, ये आपका भी फर्ज बनता है इन्वेस्टिगेट करना कि भैया ऐसा क्या, क्लाइमेट चेंज आने पे हमारी फाइनेंशियल इकोनॉमी को, हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इतना फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो ये आरबीआई को करना चाहिए। It must encourage administrative consultation to begin populating a layered green taxonomy that is reflective of India's fragmented development trajectories. The effort should be to mitigate the transitional risks to financial system as the economy moves towards a sustainable future. तो कह रहे हैं कि यार इंडिया को भी ग्रीन टेक्सोनोमी में क्या बोलते हैं, मतलब इंकरेज करना चाहिए। ऑल्सो दे शुड मेक श्योर कि यार आप जितने भी ट्रांजिशनल रिस्क, यानी कि जो चेंजिंग रिस्क, जो मतलब विद इन सेकेंड्स चेंज हो जाते हैं, ये जो रिस्क होते हैं, जो गेम चेंजर होते हैं बेसिकली। ठीक है, हम लोगों को ये चीज मेक श्योर करनी है जैसे जैसे हम सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि हम लोग डेवलपमेंट करेंगे बट एनवायरमेंट को इतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमें ये चीज मद्देनजर रखनी पड़ेगी हमारी इकोनॉमी को भी नुकसान ना पहुंचे। हम लोग करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट बट एट द सेम टाइम वी विल हैव टू मेक श्योर कि हमारी इकोनॉमी को भी नुकसान ना पहुंचे। सो दिस वाज योर पैराग्राफ बेस्ड ऑन योर ग्रीन बॉन्ड्स एंड स्टफ लाइक दैट। ठीक है, आई मीन या ठीक है, तो दिस वाज योर आर्टिकल जो कि आपके एडिटोरियल में आया था। चलिए नेक्स्ट अप फॉरेन वर्ड्स कर लो यार जल्दी से। ठीक है, फॉरेन वर्ड्स कर लेते हैं हम लोग, रोज 5 फॉरेन वर्ड्स करेंगे ताकि हम लोगों को एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं हो। First word is bona fide. ठीक है, first word is bona fide. Basically something which is really genuine, which is not false, which is really genuine. ठीक है, make sure you are dealing with a bona fide company. Oh sorry, दो बार लिख दिया, I'm sorry. ठीक है, make sure you are dealing with a bona fide company. किसी fraud company के साथ मत इन्वेस्टमेंट कर लेना। एक bona fide यानी एक genuine company के साथ ही देखना कि तुम डील कर रहे हो। ठीक है, bona fide मतलब genuine। ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव एवोगार्ड। ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव एवोगार्ड। बेसिकली एवोगार्ड का मीनिंग क्या होता है, या तो कोई चीज नहीं हो ना उसको बोला जाता है न्यू, नहीं मतलब न्यू। ठीक है, एवोगार्ड का मीनिंग होता है बेसिकली कोई चीज जो नई है। ठीक है, न्यूयॉर्क इज द इंटरनेशनल कैपिटल ऑफ द म्यूजिकल एवोगार्ड। ठीक है, तो बेसिकली ये बोला जा रहा है कि न्यूयॉर्क जो है इंटरनेशनल कैपिटल है म्यूजिकल एवोगार्ड। आई थिंक दिस सेंटेंस इज इनकम्प्लीट। दिस सेंटेंस इज इनकम्प्लीट बिकॉज यू नो न्यूयॉर्क में म्यूजिक फेस्टिवल्स होते रहते हैं और न्यूयॉर्क से इंस्पायर होके अदर कंट्रीज हैव स्टार्टेड यू नो दीज इवेंट्स, म्यूजिकल फेस्ट एंड ऑल। तो ये चीज बोला जा रहा है कि न्यूयॉर्क है बेसिकली इंटरनेशनल कैपिटल म्यूजिकल आवागाज का, यानी कि जो ओरिजिनल म्यूजिकल फेस्ट और इवेंट्स हुए थे वो न्यूयॉर्क ने शुरू किए, इसलिए उसको इंटरनेशनल कैपिटल भी बोला जाता है। ठीक है, न्यूयॉर्क में ही आपके ज्यादातर म्यूजिकल फेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अप वी हैव द फैक्टो। ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव द फैक्टो। बेसिकली कोई ऐसी चीज जो एग्जिस्ट करती है बट इट इज नॉट लीगल। ठीक है, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा बिलीफ या कोई ऐसा आइडिया एग्जिस्ट करता है बट इट्स एक्चुअली नॉट लॉफुल, इट्स नॉट लीगल। आई मीन वो है, सरकार ने थप्पा नहीं लगाया हुआ है इस पे कि हाँ ठीक है यही चीज है जो सच है। इट एग्जिस्ट, दिस बिलीफ एग्जिस्ट बट इट डजंट कम अंडर लॉ। ठीक है, वो लॉ में उसकी कोई मान्यता नहीं है। जैसे कि ये ब्रिटिशर्स का एक बिलीव है, क्या, इफ इट इज ऑन ब्रिटिश सॉइल देन इट इज द फैक्टो ब्रिटिश। ठीक है, अगर कोई चीज ब्रिटिशर्स की जमीन पर है तो वो ब्रिटिशर्स की हो गई। ठीक है, दिस इज व्हाट ब्रिटिशर्स बिलीव। ठीक है, तो द फैक्टर मीन्स बेसिकली देयर इज अ बिलीफ, देयर इज एन आइडिया व्हिच एग्जिस्ट्स बट इट इज एक्चुअली नॉट अ पार्ट ऑफ लॉ, ये कोई लॉ नहीं है। बट सिंस ब्रिटिशर्स colonizers or what can we say, anyway चलिए नेक्स्ट अब वी हैव टेट आ टेट। ठीक है, टेट आ टेट का मतलब बेसिकली दो लोगों के बीच में प्राइवेट कॉन्वर्जेशन होना। ठीक है, एक प्राइवेट कॉन्वर्जेशन जो दो लोगों के बीच में होती है। ठीक है, वी मस्ट हैव अ टेट आ टेट समटाइम। ठीक है, कभी बैठ के ना प्राइवेटली मिलेंगे। ठीक है, प्राइवेट कॉन्वर्जेशन करेंगे। ठीक है, तो टेट का मीनिंग क्या होता है, प्राइवेट कॉन्वर्जेशन। ठीक है, दैट इज ओनली मेंट फॉर यू टू। ठीक है, चलो आ जाओ आगे चलें। नेक्स्ट अप वी हैव वर्बेटिम। वर्बेटिम बेसिकली मीन्स
एग्जैक्ट सेम वर्ड्स। अब जैसे मोहल्ले की आंटीज होती हैं, व्हाट दे बेसिकली डू, तुमने कुछ किया हो, कांड किया हो, तुम्हारी मम्मी के पास कंप्लेन करने आएंगी, तो वो वर्ड टू वर्ड तुमने क्या बोला एग्जैक्टली वैसे बोल के बताएंगी, राइट। तो वर्बेटिम का मीनिंग क्या होता है, सेम वैसे ही वर्ड्स बोलना, ठीक है, एग्जैक्ट सेम वर्ड्स बोलना, ठीक है। जैसे कि मैंने किसी को कहा कि मैं तुम्हारा खून कर दूंगी, तो मेरी पड़ोस वाली आंटी आ गई मम्मा को बोलने कि मानसी कहती मैं तुम्हारा खून कर दूंगी, ठीक है। So verbatim basically means exactly same words को बोलना, ठीक है। She had an amazing memory and could recall verbatim quite complex conversations, ठीक है। तो उसकी मेमोरी बहुत अच्छी थी और वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कॉन्वर्जेशन को भी एग्जैक्ट सेम वर्ड्स में याद रखने की क्षमता रखती थी। Who is she? She is मोहल्ले की आंटी। Anyway, चलिए लेट्स मूव ऑन टू आवर idioms, ठीक है। आज दो idioms हैं, ठीक है। idioms में पहला idiom है हमारे पास in the nick of time। in the nick of time मतलब लास्ट मोमेंट पे, ठीक है, लास्ट मोमेंट में। in the nick of time I completed my question paper, ठीक है, आंसर पेपर, ठीक है। in the nick of time काफी लोगों का लास्ट मोमेंट पे जाके क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। in the nick of time मतलब at the last possible moment। we got there just in the nick of time, ठीक है। 10:10 की ट्रेन थी तुम लोगों की, तुम 10:09 पर पहुंच गए रेलवे स्टेशन और ट्रेन को बोर्ड कर लिया, ठीक है। तो यू ऑल रीच देयर इन द निक ऑफ टाइम, ठीक है, लास्ट मोमेंट पे पहुंचे, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, ठीक है, एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज सिचुएशन में होना, ठीक है, वेर यू आर नॉट कंफर्टेबल, इट्स वेरी स्ट्रेंज, ठीक है। लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब है एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज सिचुएशन। आई फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर एट माई न्यू स्कूल, मैं नई स्कूल में गई तो मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेंज और अनइजीनेस सी लगी, ठीक है। सो दिस वाज योर क्लास फॉर आपका द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। ऑल्सो यू गाइस प्लीज लेट मी नो, हाँ मैं टेलीग्राम पे पोल डालूंगी इफ यू ऑल वांट कि लाइव क्लासेस रखी जाएं द हिंदी वोकैबुलरी, बिकॉज मैं पहले लाइव क्लासेस रखती थी एंड पीपल वर लाइक मैम रिकॉर्डिंग से देखेंगे। दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि आज वाली क्लास मैंने रिकॉर्डिंग में रखी है, बट मैं पोल डाल दूंगी तो लेट मी नो, ठीक है, कि आप लोगों को ये वाली क्लास लाइव चाहिए क्या या फिर रिकॉर्डिंग से चलेगा, ठीक है। रोज ग्रामर की क्लासेस हुआ करेंगी शाम को 6 बजे, ठीक है, रोज शाम को 6 बजे आपकी ग्रामर क्लासेस हुआ करेंगी। दिस इज स्लाइट पॉसिबिलिटी कि आज ये क्लास ना हो बिकॉज मेरे एग्जाम चल रहे हैं यूनिवर्सिटी के एंड आई एम लिटरली डाइंग एवरी सिंगल डे स्टार्टिंग फॉर इट, बट ओके एनीवे gotta do what we gotta do, ठीक है। चलिए तो 6 बजे रोज आप लोगों की ग्रामर की क्लासेस हुआ करेंगी, रोज रात को 9 साढ़े 9 बजे, या आई हैवंट डिसाइडेड येट, आई गेस टाइम टेबल पे मुझे याद नहीं, आई गेस मैंने 9 बजे दिया है, बट रोज शाम को रात को 9 बजे जो है आप लोगों की प्रैक्टिस सेशंस होंगे। एंड नो वी आर डूइंग पीवाईक्यूज देयर, वील डू सम न्यू क्वेश्चंस, ठीक है, बिकॉज पीवाईक्यूज तो नकली से क्वेश्चंस थे, आई मीन अब लेवल अप हो गया है इस यूपीएससी का, ठीक है। सो वील डू न्यू क्वेश्चंस, हर रोज प्रैक्टिस सेशन रहेगा, ठीक है। चलिए that's it for now you guys, will see you maybe 6 p.m. आज or maybe not, I'm not really sure, I'll let you guys know, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे you guys, good morning everybody, जय हिंद everyone, bye and take care।